हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम 8th क्लास का साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन को समझेंगे। इस वीडियो में हम सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका सारा के सारा बुक वर्क फिल करेंगे और एट लास्ट आपके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट, हमें क्रॉप प्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी, जितना भी हम फसल उत्पादन कर रहे हैं इसकी नीड क्यों पड़ी, और क्रॉप के प्रोडक्शन से पहले मोस्ट ऑफ पीपल सरवाइव करने के लिए किन चीज़ों पर डिपेंड करते थे, और एट लास्ट क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया में जो आज इतना इंक्रीज हो गया है, इतने बड़े लेवल पे उत्पादन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स मैन यूज्ड टू वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन सर्च ऑफ फूड। पुराने समय में लोग खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, क्योंकि उस समय मैन वाज डिपेंडेंट अपॉन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर हिज फूड। क्योंकि उस समय जितने भी पर्सन थे वो ज़्यादातर वाइल्ड प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, जंगली जानवरों पर डिपेंड करते थे। इसका मतलब उस समय जितने भी पर्सन थे वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ मीट पे एंड फ्लैश पे डिपेंड करते थे। बट बिगिनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड ब्राउट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ हंटर्स एंड गैदर्स। हंटर्स मतलब शिकारी, और गैदर्स जो कलेक्शन करते हैं, खाने को इकट्ठा करते हैं। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, जैसे फसल का उत्पादन स्टार्ट हुआ, तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक चेंज आ गया। चेंज क्या आया, अब उन्हें खाने की खोज में इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता था। देन मैन स्टार्टिंग फार्मिंग एज इज ए प्राइमरी मेन सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड। अब लोगों के लिए मेन सोर्स क्या हो गया ऑब्टेन फूड करने का, खाने को प्राप्त करने का, फार्मिंग। जबकि पहले क्या था, वो मीट और फ्लैश को खाते थे, तो वो जंगली जानवरों को क्या करते थे, शिकार करते थे। मगर जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ तो उनकी लाइफ में एक चेंज आया। अब उनका जो मेन प्राइमरी सोर्स था फूड का, वो क्या हो गया, फार्मिंग हो गया, मीन्स खेती हो गया। एंड देन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और फिर वो अपने फूड के लिए डोमेस्टिक एनिमल पर भी डिपेंड करने लग गए। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स मीन्स जैसे बफेलो हो गया, काऊ हो गया, क्योंकि इस समय क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। इन अर्लियर टाइम्स पीपल कल्टिवेटेड फ्यू क्रॉप्स। उस समय क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट तो हो गया, फसल का उत्पादन शुरुआत तो हो गई फसल के उत्पादन की, मगर कुछ ही फसलों को उगाया जाता था, क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसा अगला पॉइंट लिखा है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, तो लार्ज पार्ट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उस समय उन्हें नॉलेज नहीं थी कि कैसे किसी फसल को उगाना है, कैसे उसे स्टोर करना है। तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ पार्ट जितनी भी वो फसल उगाते थे उसका डिस्ट्रॉयड हो जाता था, बेकार हो जाता था। और एक उस समय मेन प्रॉब्लम क्या थी, ट्रेडिशनल टूल्स रिक्वायर्ड मोर मस्कुलर फोर्स फॉर कैरी आउट फार्मिंग एक्टिविटीज। जैसा आज के टाइम में लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं खेत को बोने के लिए, हार्वेस्टर्स का यूज करते हैं, मगर उस समय ऐसी तो चीजें नहीं थी। तो उस समय जितने भी ट्रेडिशनल टूल्स थे, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनके लिए बहुत ज्यादा मस्कुलर एनर्जी, कहने का मतलब ज्यादा शरीर से जान लगानी पड़ती थी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। तो एक ये मेन कारण भी था कि जिससे ज्यादा फसल का उत्पादन नहीं हो पाता था। कब, पुराने समय में। इन 1916 यूज ऑफ मॉडर्न मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज इट मैनीफोल्ड मैनी टाइम्स। मगर 1960 में हमने कुछ मॉडर्न मशीन्स लाइक ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर्स जो गेहूं को काटने वाटने की मशीन होती हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक, जो जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी हमारे भी कीट होते हैं जो फसल को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए दवाई पेस्टिसाइड्स को लाया गया, जिससे भारत में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसे हरित क्रांति बोलते हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी था कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हुआ है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि मॉडर्न मशीनों का आना, लाइक ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया और पेस्टिसाइड्स हो गया। अब आपको इस पूरे चैप्टर में हार्वेस्टर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सभी को डिस्कस करना है, जैसा आगे डायग्राम में शो हो रहा है। फर्स्ट इमेज में डायग्राम में आपको ट्रैक्टर शो हो रहा है। इससे पहले भी हमने क्या देखा था, ट्रेडिशनल टूल में कैसे यूज करते थे, बैल का यूज करते थे, जहां पर हमें मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता था और टाइम भी हमारा क्या लगता था, ज्यादा लगता था। मगर अब हमने ट्रैक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी मस्कुलर एनर्जी भी कम लगती है। ऐसे ही सेकंड केस दिखा रखा है, ये किसका यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज करने से क्या होगा, जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जो कीट पतंगे होते हैं जो फसल को डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं, वो सारे के सारे मर जाएंगे। और थर्ड है हार्वेस्टर्स। हार्वेस्टर्स मतलब जो मशीनें जो गेहूं को काटने के लिए हेल्प करती हैं। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मगर अब बहुत ही लिमिटेड टाइम में कर लिया जाता है। इन डायग्रामों को दिखाने का मेन मोटिव है कि आप
उससे फैमिलियर हो सकें, जिससे आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से इजीली लर्न हो जाए। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स का ग्रो करना। अब हम किस किस टाइप की फसल ग्रो करते हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्रॉप, प्लांट्स विच आर ग्रोन इन ए फील्ड ऑन लार्जर स्केल फॉर फूड क्लॉथिंग आर नोन एज द क्रॉप प्लांट्स या क्रॉप्स। जो प्लांट किसी भी बड़ी फील्ड में ग्रोथ किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, किसके लिए? लार्जर स्केल फॉर फूड, खाने के लिए, कपड़े पहनने के, कपड़े के लिए एटसेट्रा, आर नोन एज द क्रॉप प्लांट्स। इसी में फर्स्ट टाइप क्या है? फूड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर फूड, फूड क्रॉप्स कौन से होंगे? जो फूड के लिए ग्रो किए जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल है सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड। ये सारा कंटेंट आपके बुक से लिया गया है, बस वहाँ से मेन पर्टिकुलर हर टॉपिक से मेन पॉइंट लिए गए हैं, जिससे आपका यहाँ पर टाइम सेव हो सके और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो सके। सेकंड है कैश क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स आपके कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती हैं उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। प्लांटेशन क्रॉप्स, सम कैश क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी एंड रबर आर ग्रोन फॉर प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब है जिसका डायरेक्टली पौधा लगाया जाता है। तो जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, इनका डायरेक्ट पौधा लगाया जाता है, इसलिए इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। लास्ट है हॉर्टिकल्चर, द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। तो जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, इनकी ग्रोइंग करने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और मेजर ऑक्यूपेशन इंडिया का क्या है? फार्मिंग। मोस्ट ऑफ पीपल आज के टाइम में भी किस पे डिपेंडेंट है? फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। नियरली 80% ऑफ इंडियंस आर इंगेज, 80% ऑफ इंडियन फार्मिंग में लगे हुए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। फॉलोइंग टेबल शोज कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन अवर कंट्री। कुछ टेबल दी गई है जो कॉमन क्रॉप्स भारत में उगाई जा रही है, ग्रोइंग की जा रही है। और इतना 80% इंडियन पीपल जो लगे हुए हैं, इसी का मेन कारण ये है, इंडिया पल्सेस, शुगर केन, यहाँ पर 130 करोड़ इंडिया के साथ साथ बाहर भी दूसरी कंट्रीज में भी ट्रांसफर कर रहा है, भेज रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्रॉप्स के। फर्स्ट है सीरियल्स। तो सीरियल्स में हमारे राइस, व्हीट, मेज और बार्ले आते हैं। व्हीट का प्रोडक्शन भी इंडिया पे बहुत बड़े लेवल पे है। ऐसे सेकंड फाइबर्स, फाइबर्स में आपके कॉटन, जूट, कोकोनट। यहाँ से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फाइबर्स क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो फाइबर्स के क्या होंगे? कॉटन, जूट, कोकोनट। ऐसे पल्सेज में ग्राम, पी, अरहर और सोयाबीन आ जाएंगे। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होगा? मस्टर्ड, सरसों का तेल, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। फिफ्थ है शुगर क्रॉप्स। तो शुगर क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी होती है? एक तो गन्ना, शुगर केन हो जाएगा, और एक बीट रूट। सिक्स है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स मतलब जिनकी हम जड़ी खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। सेवन है ट्यूबर क्रॉप्स, उसमें पोटैटो और जिंजर आ जाएगा। और एट प्लांटेशन, जो भी हमने डिस्कस किया था, टी, कॉफी, रबर, ये सब क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप्स का नाम देके उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इन अवर कंट्री 2 मेजर टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। भारत में 2 मेजर टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसल ग्रोन हो रही है, उगाई जा रही है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स, जिसे हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। अब इसे समर क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये फसल है ये समर में बोई जाती है, इसका मतलब गर्मियों में बोई जाती है। तो जैसे है द क्रॉप्स विच आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, दैट इज जून एंड जुलाई। जो मानसून सीजन में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। और हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब काटना। और एंड द एंड ऑफ मानसून सीजन, दैट इन सितंबर और अक्टूबर, और सितंबर और अक्टूबर में से काटा जाता है। तो खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। और ये क्रॉप्स मानसून सीजन के बिगिनिंग में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है, और ये मानसून सीजन के एंड में मीन्स सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। इसके एग्जांपल राइस, मेज, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है राइस, इसे कैसे बोया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल मेज का, थर्ड ग्राउंडनट्स का, और कॉटन क्रॉप का। कॉटन क्रॉप कहाँ पर बोई जाती है, कहाँ पर सोन होती है? तो ये मेजरली महाराष्ट्र में बोई जाती है, क्योंकि इसके लिए ब्लैक सॉइल रिक्वायर होती है, काली मिट्टी चाहिए होती है, और वो वहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है? मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में। और ऐसी जो हमारी मूंगफली हैं ये मोस्ट ऑफ गुजरात में पाई जाती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे खरीफ क्रॉप्स के। इमेज दिखाने का मेन मोटिव यही है कि आप इसे अपने से कोरिलेट कर सकें, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब विंटर क्रॉप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि विंटर सीजन में बोई जाती है। तो रबी क्रॉप्स आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन, सोन मतलब बोई जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, दैट इज इन अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। और हार्वेस्टेड इसे कब किया जाता है? काटा इसे कब जाता है? मार्च और अप्रैल में। इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट, पी, पोटैटो और मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल। तो यहाँ पर जैसे दिखा रखा है व्हीट की क्रॉप दिखा रखा है, और इधर
पी क्रॉप, मटर की क्रॉप दिखा रखा है। थर्ड एग्जाम्पल है पोटैटो क्रॉप और फोर्थ मस्टर्ड क्रॉप। तो जैसे यहाँ पर पिक्चर में शो रहा है, और एक बार आप इनकी पिक्चर माइंड में सेट कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, ये आपका पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया गया है, और इनके साथ एग्जाम में इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल भी कौन से हैं, और ये आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो जहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे एक बार इन्हें फटाफट वहाँ पर भी रिविजन कर लेंगे। इन मॉडर्न ईरा एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, इन अर्लियर टाइम्स में जितनी भी हमारी जो क्रॉप थी लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस टाइम में एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक वे नहीं था। मगर आज के टाइम में इन मॉडर्न ईरा एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक का मतलब यह है कि कितना वाटर चाहिए, कितने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इस सॉइल में कौन सी क्रॉप उगाएं कि वो बेटर प्रोडक्शन कर सके, कौन से उसमें हम फर्टिलाइजर यूज़ करें, कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। तो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से अगर करेंगे तो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये मेन रीजन है 1916 ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्रॉप का प्रोडक्शन एक हाई रेट पे इंक्रीज हुआ। तो जैसे यहाँ पर लिखा है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड मशीन्स लाइक हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेशर etc, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स एंड पेस्ट एंड प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज। इन सारी थिंग्स को एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक वे से यूज करेंगे तो हमारी जो फसल का उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो एक हाई रेट पे होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, डिफरेंट क्रॉप्स को, अलग अलग टाइप की फसलों को अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, अलग अलग टाइप से पानी चाहिए, एंड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और हर एक क्रॉप को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसलिए फार्मर चूज द क्रॉप फॉर फील्ड्स टू गिव ए हायर यील्ड। इसलिए फार्मर उस फसल को चूज करता है जो हायर यील्ड दे सके, जिसका उत्पादन ज्यादा हो सके, एंड इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे हमने कोई फसल उगा ली है तो वहां पर उसके न्यूट्रिएंट्स तो कम हो जाएंगे, अब जो बचे हैं न्यूट्रिएंट्स उसके हिसाब से फसल उगाई जाए, और इन सब एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। द टूल यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। और जो से टूल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया। तो यहाँ से आपका पीछे के एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को उगाने की प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर कहलाती है। और एग्रीकल्चर हमारा दो वर्ड एगर और कल्चर से मिलके बना है। एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। इसे हम आगे जब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज कैरिड आउट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज। तो फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल प्लेस एंड नेचर ऑफ सॉइल। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, अगर हमें कॉटन की क्रॉप लगानी है तो हम कहाँ पर लगाएंगे, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल है। तो सबसे पहले सॉइल का नेचर देखना होता है कि सॉइल कैसी है। अगर वहाँ पर ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पर हम कॉटन की क्रॉप को लगा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज द सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स लोकेशन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स ग्रोन। जो उसके लिए सुटेबल सॉइल है हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द फील्ड्स विच इज ओपन टू इंश्योर दैट प्लांट टू बी ग्रोन देयर गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर एंड सनलाइट नीडेड फॉर द क्रॉप ग्रोन। और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी फील्ड है वो ओपन है, जिससे जो प्लांट को सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वो से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। फिर इसके बाद हमें ए बाउंड्री फेंस शुड बी मेड अराउंड द फील्ड सो दैट स्ट्रे एनिमल्स डो नॉट हार्म द क्रॉप्स। उसके बाद हमें चारों साइड से उसकी बाउंड्री को फेंस करना चाहिए। इसका मतलब उसे कुछ डंडे वंडे लगा के रोकना चाहिए जिससे उसमें कोई भी एनिमल फसल को खराब ना कर पाए। थर्ड पॉइंट है द सॉइल शुड बी टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट्स। और हमें सॉइल का चेक करना चाहिए कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो है या नहीं है। और जैसे हम सुटेबल प्लेस को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉइल का नेचर देख लेंगे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, उसके बाद हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सॉइल एंकर्स द रूट ऑफ प्लांट, क्योंकि सॉइल ही प्लांट्स की रूट्स को सहारा देती है, जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रो होता है। अब हमारे रूट्स को क्या क्या चाहिए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए। अब सॉइल को प्रिपेयर ऐसे करना होता है कि जिससे उसे वाटर भी मिल जाए और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। तो उसके लिए हम 3 प्रोसेस का यूज करते हैं, प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। जैसे यहाँ पर लिखा है, हैंस बिफोर प्लांटिंग ए क्रॉप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज वेरी नेसेसरी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। तो हमें सॉइल को
प्लॉइंग करना होता है, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग करना होता है। हम इन तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। वैसे आपके ऊपर इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द प्लॉइंग और व्हाट इज द डिफरेंट फ्रॉम लेवलिंग, और ये लेवलिंग से कैसे डिफरेंट है। फर्स्ट है हमारा प्लॉइंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल। ये सॉइल को टर्न करता है एंड लूज करता है। जैसा डायग्राम में आपको दिखा रखा है, प्लाउ ए मेटिकल डिवाइस है जो सॉइल को क्या करेगा, टर्न करेगा या लूज करेगा। सॉइल को टर्न और लूज करने से जो हमारी सॉइल होगी वो क्या करेगी, वाटर को और एयर को ट्रैप कर लेगी और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रैप कर लेगी, जो हेल्प करते हैं रूट्स के ग्रोथ में। प्लांट जल्दी डेवलप हो जाएगा और जितने भी हमारे पेस्टिसाइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, नीचे तक पहुंच पाएंगे, इससे वहां पर वो वीड्स को, बैक्टीरिया को भी किल कर देंगे। एडवांटेज ऑफ प्लाइंग, वैसे हम इसे डिस्कस कर चुके हैं अभी, मगर एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रूट्स ऑब्टेन ए गुड सप्लाई ऑफ एयर एज लूज सॉइल हैज लॉट्स ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट। तो सॉइल के लूज होने से रूट्स को क्या मिल जाएंगी, गुड सप्लाई ऑफ एयर मिल जाएगी। तो लॉट्स ऑफ एयर क्या हो सकती है, उसमें ट्रैप हो सकती है। लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, थस दिस हेल्प प्लांट टू एंकर फर्मली इनटू द सॉइल। और जैसे हमारी सॉइल लूज होती है तो वो रूट्स को बहुत ज़्यादा नीचे जाने देती है, की वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो प्लांट को क्या देती है, सहारा देती है। थर्ड पॉइंट है, लूज सॉइल आल्सो हेल्प इन किलिंग द वीड्स। जैसा भी अभी डिस्कस किया था, जो हमारी लूज सॉइल होती है वो वीड्स को भी मारने में हेल्प करती है, क्योंकि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नीचे तक चले जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लूज सॉइल इजीली एंड यूनिफॉर्मली मिक्स विद द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे उसमें हम मैन्योर फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट है, लूज सॉइल्स हेल्प द ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रोब्स विच इज टर्न प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड हेल्प इन द फर्दर लूजनिंग द सॉइल। तो जैसे हमारे माइक्रोब्स हो गए, एजोबैक्टर हो गया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का वहां पर फिक्सेशन कर देंगे, मतलब सॉइल के साथ उसे मिला देंगे। तो कुछ एडवांटेज प्लाइंग की। नेक्स्ट हमारा लेवलिंग। तो जब हमने सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग करा प्लाउ की हेल्प से, तो उसमें क्या होगा, बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाएंगे, मतलब बड़े बड़े डले बन जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर लेवल करना पड़ेगा, जैसे डायग्राम में शो रहा है। तो इसके लिए हम वुडन या आयरन लेवलर का यूज करेंगे। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, लार्ज क्लम्प्स ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यूरिंग द प्लाइंग आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड द फील्ड इज लेवल्ड प्रॉपर्ली। जिससे हमारी फील्ड क्या हो जाएगी, प्रॉपर्ली लेवल्ड हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम लेवलिंग कहते हैं। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो लेवलिंग जरूरी है सॉइल के लिए, क्यों, इट प्रिवेंट्स द loosen soil from the getting eroded by different agents such as wind और water। कभी कभी वाइंड और वाटर की हेल्प से जो हमारी लूजिंग सॉइल होती है वो क्या होती है, वहां से बहना स्टार्ट हो जाती है, कटना स्टार्ट हो जाती है। इरोडेड का मतलब होता है कट जाना या खत्म होना, वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसे ये प्रिवेंट करता है। और सेकंड पॉइंट है, इट प्रमोट्स यूनिफॉर्म इरिगेशन बाय प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करता है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारी जो सॉइल होती है उसके नीचे पूरा पानी का भर जाना, तो उसे प्रिवेंट करता है, जिससे हमारी यूनिफॉर्म इरिगेशन हो सके। तो प्लाइंग एंड लेवलिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट एग्जाम में आपको वही लिखना है जो हम सॉल्यूशन में प्रोवाइड पहले कर चुके हैं, उसे भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैन्योरिंग। तो वंस द लेवलिंग इज कंप्लीट, तो ये फार्मर चेक द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अकॉर्डिंगली अप्लाइज फर्टिलाइजर्स एंड मैनर इन द फील्ड। अगर एक बार जब जैसे लेवलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फार्मर सॉइल की फर्टिलिटी को चेक करेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता को चेक करेगा, और अगर कम है और उसके बेसिस पे उसमें फर्टिलाइजर्स और मैनर डालेगा, जैसा यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है। तो इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हम किसी भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ए फर्टाइल लैंड्स कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ए क्रॉप टू ग्रो। तो एक फर्टाइल लैंड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सिंस प्लांट यूटिलाइज दिस न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, जिससे प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज करके अपने आप को जल्दी ग्रो कर सके, बढ़ा सके। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस। जैसे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, जैसे पोषक तत्व मिट्टी में कम होने लग जाते हैं, तो वहाँ पर जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इफ द न्यूट्रिएंट इन सॉइल आर नॉट रिप्लेनिश्ड टाइमली, अगर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा सॉइल में नहीं डाला जाएगा तो जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, जिससे आगे फसल नहीं उग पाएगी। तो हमें टाइम टाइम पे मैन्योरिंग भी करते रहना चाहिए, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहना चाहिए। तो आपको तीनों प्रोसेस प्लाइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। इन तीनों का यूज सॉइल को प्रिपेयर करने में किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट हो गया प्लाइंग, लेवलिंग एंड मैन्योर। अब इसके बाद हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस विच कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट एंड ट्रीज फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स।
तो फर्टिलाइजर्स केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस हैं जो जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज को चाहिए होते हैं अपने ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फर्टिलाइजर्स, इट इज मेड फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट रेजिड्यू। जो एनिमल और प्लांट के वेस्ट मटेरियल से बने होते हैं वो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, जितने भी हम सब्जियां खाते हैं उनके जो छिलके होते हैं जब उन्हें हम मिट्टी में डाल देते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, तो वहाँ से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ग्रो हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मैन्योर हो गया, कंपोज हो गया, बोन मेटल हो गया। सेकेंड हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये मैन मेड फर्टिलाइजर्स होते हैं और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दे आर यूजली मिनरल स्पेसिफिक, इनके अंदर मिनरल पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, यूरिया है, एनपीपी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दे आर रिच इन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या अंतर है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमारे मैन मेड साल्ट्स होते हैं जैसे एनपीपी और यूरिया। मैन्योर 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रीन मैन्योर जो हमें डेड प्लांट से मिलते हैं या प्रिपेयर किए जाते हैं, और एनिमल मैन्योर जो हमारे डेड एनिमल से प्रिपेयर होते हैं। और सेकंड पॉइंट फर्टिलाइजर्स का, द मोस्ट वाइडली यूज मिनरल्स आर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। और जो फर्टिलाइजर्स में मेनली मिनरल्स नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है एंड फॉस्फोरस होता है। मैन्योर में जो हमारी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है, जबकि फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। मैन्योर जब अप्लाई किए जाते हैं जब हमारी प्लांट की जो ग्रोथ होनी हो वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होनी हो, और फर्टिलाइजर का यूज़ जब किया जाता है जब प्लांट कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ग्रोथ करेगा। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम उसे जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपका चैप्टर 2 से 3 क्लासेस में हो जाएगा जिसमें हम सारा का सारा बुक वर्क भी फिल कर लेंगे, और जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जिसके आपको पहले नोट्स दे रखे हैं उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। और जितने भी टॉपिक आज हमने डिस्कस करे हैं उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल ऑफ सीरियल्स एंड फैब्रिक क्रॉप्स, सब 1 वर्ड या 2 वर्ड में है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो इसका आंसर आप YouTube में अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो तो वहां पर मेंशन कर लेना, अदरवाइज नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसी क्लासेस में आपके बुक वर्क भी फिल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।